सो हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ पॉइंट्स मैं अब पहले से ही लिख के रख दे रहा हूँ क्योंकि इसको लिखने में थोड़ा समय जाता है, वो सेव हो जाया करेगा सो दैट कि हमारा टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसको आगे चल के हम मशीन लर्निंग में भी देखेंगे और न्यूरल नेटवर्किंग में भी देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स पहले हम समझ लेते हैं लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि ये क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्यों यूज किया जाता है। सबसे पहली चीज़ कि ये ग्रोथ को शो करने के लिए यूज होगा। दैट मीन्स कि वो सारी जगह जहाँ पे कि हम ग्रोथ को शो करते हैं और इसी के लिए ये जो है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। इसके अलावा जो हमारा ये लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर आगे चल के दो और पैरामीटर्स पढ़ोगे। ये पैरामीटर्स इसके अंदर हैं, लेकिन अभी हम जब मेथड को पढ़ेंगे रैंडम का यूज करके तो उसके अंदर हमको कुछ इस तरीके से नहीं मिलेगा। लेकिन अभी अगर आपकी क्यूरियोसिटी है तो मैं केवल बताने के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए बता देता हूँ कि इसके अंदर हमें दो पैरामीटर मिलेंगे। एक तो PDF जिसका फुल फॉर्म है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और दूसरा है CDF दैट मीन्स की क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। इसका वर्क हम आगे चल के देखेंगे। अभी हम फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं जो हमने पहले देखा था। सबसे पहले हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, बाइनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स कि नॉर्मल केस के लिए, और जहाँ पे कि हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन उससे अच्छा और जैसे कि हमें बेस्ट रिजल्ट चाहिए 50-50 वाले केस में तो हमने बाइनोमियल का यूज किया। दैट मीन्स कि जैसे हम डाइस उछाल रहे हो या हेड एंड टॉस टेस्ट कर रहे हैं तो बाइनोमियल का यूज किया। या फिर जब हमको चाहिए था कि हम कोई एक क्या कहते हैं दायरा क्रिएट कर ले रहे हैं और उसके बीच में हम कुछ सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर हम इवेंट्स को अकर करा रहे हैं। उसी तरीके से फिर हमने क्या देखा, हमने इसके बाद में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखा। दैट मीन्स कि जहाँ पर कि हम देख रहे थे कि हर एक इवेंट के होने का जो इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी थी वो इक्वल थी हर एक की, उसी को हमने कहा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरीके से वापस आते हैं हम लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में। ये कॉन्सेप्ट्स कई सारे हैं, इसीलिए जो हम नंपाई एरे के अंदर कर रहे हैं इसीलिए मैं इनको रिवाइंड करवा दे रहा हूँ सो दैट कि ये याद रहें, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स आगे चल के बहुत सारे हो जाएंगे और जब हम डेटा साइंस में पहुँचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें करनी रहती है। इसीलिए मैं यहाँ पे रिपीट करवा रहा हूँ एक बार, इसको बार बार खुद से यूज केस बनाओ, थोड़ा थोड़ा करके इनको ट्राई करो, चेक करो सो दैट कि बहुत आसानी से ये चीज़ें दिमाग में बैठने लगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। हम नमपाई के रैंडम का यूज करके ही सारा काम कर रहे हैं सो दैट कि यहाँ पर जो हम रैंडम के थ्रू यूज करने वाले हैं मेथड, उसका नाम क्या है? लॉजिस्टिक। अच्छी बात क्या है, जितने भी हमको रैंडम के मेथड्स मिले हैं वो सारे के सारे उन्हीं नाम से हैं जिनसे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स हमको मिलते हैं। तो लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन आर्ग्स, सिंपल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ कि लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमको पास करने होते हैं। तो इसमें एक्चुअल में 3 ही हमको आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। वैसे देखा होगा ज़्यादातर हम या तो 1 या 2 या 3 ही आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, और वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? हमारे वैल्यूज़ के ऊपर कि फॉर्मूले के अंदर एक्चुअल में क्या वैल्यूज़ होती हैं और कितने हमको पास करने होते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा या बहुत ज़्यादा सिमिलर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही जो हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते थे वही सेम टू सेम यहाँ पास करना है। हो सकता है अभी आपको याद ना आ रहा हो या अभी ये पहला वीडियो देख रहे हो तो प्रीवियस में जाके नमपाई की प्लेलिस्ट खोज लो और वहाँ से स्टार्टिंग से देखना चालू करो तो ज़्यादा अच्छे से और बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। तो अगर याद आ रहा हो तो हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किए थे तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमको मिली थी LOC। दैट मीन्स कि हमको मीन वैल्यू देनी होती है कि जो एक मीन वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो एक मीन वैल्यू हम यहाँ पे देंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है? डिफ़ॉल्ट में ये 0 है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मीन वैल्यू 0 है। अगर हम नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 ले लेगा। इसको पाइथन के अंदर देखा होगा कि जब हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं और हम ना डिफाइन करें तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। फंक्शन के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ पढ़ाई थी।
पाइथन के अंदर फुल कोर्स में जाओ, वहाँ पे फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये चीज़ मिलेगी कि अगर हम नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं और हम भूल गए नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स कॉलिंग टाइम पे पास करना, तो वहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं सो दैट कि हमको एरर ना मिले और हमारा काम जो है वो हो जाए। वैसा ही कुछ केस यहाँ पे इन्होंने बना के रखा हुआ है। दूसरी चीज़ हमें क्या मिलती है, स्केल मिलता है। सेम टू सेम हम इसका यूज कर रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और जैसे अभी हमने क्या देखा कि डिफ़ॉल्ट जो हमारी मीन वैल्यू थी वो 0 है, उसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 1। ठीक है। एक चीज़ और, स्टैंडर्ड डेविएशन जिन लोगों को पहले से पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के असल में 3 स्केल है। 3 स्केल का मतलब कि पहला स्केल, दूसरा स्केल और तीसरा स्केल। पहला स्केल जो है वो जब हम ग्राफ अभी बना के देखेंगे तो आपने देखा होगा रेशियो होता है कि 0 से लेकर पॉजिटिव की तरफ एक सीन जाता है और एक जाता है निगेटिव। तो पॉजिटिव से निगेटिव के बीच में हमको एक रेंज मिलता है। उस रेंज के अंदर अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दे रहे हैं, दैट मीन्स कि वो 65 या 67% लेता है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का नंबर सेट करते हैं 2, तो वो 95% लेगा। और जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन 3 देंगे तो वो 97% लेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, ये अभी हम जब ग्राफ देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी केवल दिमाग में पिक्चर रख लो। तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, तीसरा आर्ग्यूमेंट हमेशा की तरह हमारा साइज, दैट मीन्स कि हमारे मैट्रिक्स का साइज। तो मैट्रिक्स साइज हो गया हमारा, ठीक है, मैट्रिक्स लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हो गए। अब हम चलते हैं, पहले क्या करते हैं, सिंपल एक छोटा सा लॉजिस्टिक का मेथड बनाते हैं, मीन्स की मेथड को कॉल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम numpy के रैंडम को पहले इंपोर्ट कर लें। तो फ्रॉम numpy, और यहाँ से हमें इंपोर्ट करना है किसको, रैंडम को। और रैंडम को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या दे देते हैं, एज अ आर। ठीक है, इतना काम हो गया। तो हम सबसे पहले जल्दी से एक रैंडम क्या कहते हैं, हमारे लॉजिस्टिक का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो लॉजिस्टिक वेयर इक्वल टू, इसको हम कॉपी कर लेते हैं अभी के अभी, आर डॉट लॉजिस्टिक। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम केवल साइज देते हैं, जैसा कि हम बाकी सभी के साथ करते आए हैं। तीनों पैरामीटर पहले नहीं देते हैं, पहले साइज देके चेक करते हैं कि एक्चुअल में ये हमें क्या देने वाला है। तो मान लो कि हम 2x3 की एक रैंडम मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं और वो एक्चुअल में जो वैल्यूज हमें देगा वो किसको कैसे देगा, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करके तब हमें उन रैंडम नंबर्स की फाइनल लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर हमको देगा। ठीक है, तो इसको हम अब क्या करते हैं, सिंपली प्रिंट करते हैं। और याद रखो, अगर हमको टर्मिनल के अंदर अच्छा रिजल्ट देखना है तो हम इसको न्यू लाइन दे देते हैं स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी, सो दैट कि हमको एक अच्छे रिजल्ट का अनुभव मिले। इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट में हमें एरर मिलता है या हमें हमारी वैल्यू मिलती है। फाइनली क्या हुआ, हमको 2x3 का एक मैट्रिक्स मिल गया जिसके अंदर इसने कुछ रैंडम नंबर जनरेट किए और उनकी जो लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करके जो रिजल्ट आता है लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का हर एक नंबर का, वो हमको यहाँ पे मिल गया। तो नोटिस करो ये वैल्यू कहाँ से जा रही है, -0.5 से लेकर पॉजिटिव 0.9 तक। ठीक, ये हमको मिल गया। अब इसके अंदर अगर हम चाहें तो मेन वैल्यू भी दे सकते हैं और हम इसके अंदर स्केल सेट कर सकते हैं, तो वो भी सेट करके देख लेते हैं। तो पहला आर्ग्यूमेंट हमारा क्या हो जाएगा, LOC हो जाएगा। और LOC इक्वल टू हम क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। दैट मीन्स कि मेन वैल्यू हो गई 1, मतलब कि जब हमने 1 दिया दैट मीन्स कि ये क्या करेगा, 0 से 1 और -1 के बीच में रहेगा, क्योंकि मेन का मतलब क्या हुआ कि मिडिल पॉइंट। और इसी तरीके से दूसरी चीज़ हम क्या दे देते हैं, स्केल इक्वल टू, और स्केल क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। मान लो अभी के लिए हम क्या देते हैं, 1 देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। और फाइनली हम क्या करते हैं, एक बार इसको रन करके रिजल्ट देखें कि ये हमको क्या दे रहा है एरे में। थोड़ा सा टर्मिनल को हम बड़ा करते हैं और हम इसके पहले वाले रिजल्ट को देखते हैं जो कहाँ से मिल रहा था, -0.5 से लेके पॉजिटिव 0.9 तक। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो इसने क्या किया, जब हमने हमारी मेन वैल्यू 1 सेट की और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने 1 सेट कर दिया, तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से मिल गई। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को ये सॉल्व करके हमको दे रहा है।
स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने के लिए अलग से पढ़ सकते हो, एक बहुत ही अच्छी साइट है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, मैथ फॉर फन ऐसे कुछ करके है, सर्च करना मिलेगी, वहाँ पे बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया गया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को ये सॉल्व करके दे रहा है। हम स्टैंडर्ड डेविएशन दैट मीन्स की स्केल हमारी कर देते हैं 2 और फिर देखते हैं कि ये हमें क्या वैल्यू दे रहा है। तो नोटिस करो सेकंड में क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि रेंज हमारी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। मतलब कि पहले अगर हम एक दायरा क्रिएट किए थे, मान लो कि 1 से लेकर 4 के बीच में, तो अब वो दायरा खिंच के कितना हो गया है कि मान लो 1 से लेकर 6 तक हो गया या 1 से लेकर 8 तक का दायरा हो गया। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। ठीक है, ये तो हमने करके देख लिया। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पुट करते हैं हमारे ग्राफ के अंदर, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने पे ही हमारी पिक्चर थोड़ी अच्छे से क्लियर होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम सीबॉन को इंपोर्ट कर लें, और सीबॉन वगैरह को पहले ही कैसे इंस्टॉल करना है पिप के थ्रू वो सारी चीज़ें करा रखा हूँ, इसलिए पहला वीडियो पहले देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इंपोर्ट करते हैं किसको, सीबॉन को। सो सीबॉन को हम कैसे ले लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में SNS के थ्रू। ठीक है, इसका नाम दे दिया सीबॉन का हमने SNS। इसके अलावा दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, हमको अगर विजुअल देखना है दैट मीन्स कि ग्राफ देखना है, तो हमें चाहिए है दूसरी चीज़ मैटप्लॉटलिब। और मैटप्लॉटलिब के अंदर भी क्या चाहिए है, मैटप्लॉटलिब के अंदर हमें चाहिए है पाईप्लॉट। और इसको हम कैसे लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में PLT के फॉर्म में। ठीक है, हमारा काम हो गया। 2 लाइब्रेरी चाहिए थी, दोनों लाइब्रेरी हमने ले ली, और ये रिजल्ट हमारा क्या करते हैं, एज इट इज़ रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम क्या कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये जो वैल्यू थी इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और फाइनली यहाँ पे हम एक कमेंट भी लिख देते हैं, यूज सीबॉन टू गेट प्लॉट पॉइंट एंड। ठीक है, हमने यहाँ से पॉइंट लिया केवल, तो क्या करना है, SNS डॉट कौन सा मेथड यूज करना है, डिस्ट प्लॉट का। डिस्ट प्लॉट के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने कॉपी किया था उसी को पेस्ट कर देते हैं, जो ऊपर वाली लाइन है R डॉट लॉजिस्टिक, और उसके अंदर 3 पैरामीटर लॉग, स्केल एंड साइज। लॉग मीन्स मीन, स्केल मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन, और साइज हमने क्या दिया है एरे का 2x3 का। ठीक है, और यहीं पे अब हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही हिस्टोग्राम को हम फॉल्स करके चलते हैं, सो दैट कि हमको सही से हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो हिस्ट इक्वल टू हम क्या कर दे रहे हैं, पहले से ही फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, फाइनली एक बार हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि अभी हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो ओके, अभी तो कुछ नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर शो वाला मेथड तो यूज करना भूल ही गए। सो यूज PLT डॉट शो टू शो ग्राफ। ठीक है, हम इसी के थ्रू ग्राफ को शो कर रहे हैं, तो PLT डॉट हम क्या यूज कर लेते हैं, शो। फाइनली एक बार क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। इस बार क्या होगा, हमको एरे का रिजल्ट तो मिल ही चुका है यहाँ पे, कि जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दैट मीन्स कि लॉजिस्टिक के अंदर हमने हमारे पैरामीटर्स को रखा, तो हमें कुछ ऐसे रिजल्ट एरे में मिला, और उसका ग्राफ हमको बन के मिल गया कुछ इस तरीके से। तो अब हम फाइनली अगर बात करें किस चीज़ की, सबसे पहले मीन की, तो हमने मीन 1 दिया था, दैट मीन्स कि 1 यहाँ कहीं आएगा, और इसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन 2 था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होने से क्या हुआ, ये वाला दायरा जो दिख रहा है नीचे लाइन वाला दायरा, ठीक है, ये थोड़े और लंबे में दिखता है। इसी को थोड़ा सा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 करके देखते हैं कि हमको एक्चुअल में ये रिजल्ट में कैसे मिलेगा। याद रखना जो एरे अभी हमको मिलने वाला है वो मिलेगा एक्चुअल में इसके बिहाफ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 तो किया नहीं है। 1 मैंने कहाँ किया है, हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो अगर मेमोराइज करके रखना कि हम पहले जो देख रहे थे वो क्या था, तो पहले वाला जो ग्राफ तुमने देखा होगा वो कैसा था, उसका स्केल कुछ बेल जैसा ही बन रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, ये हमने जब इसके स्टैंडर्ड डेविएशन हमने 1 किया, तो इसकी वजह से इसका दायरा जो है वो सिमट गया। ठीक है, और सिमट के कुछ यहाँ पे आ गया। और इसी को थोड़ा और अच्छा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो साइज है वो 2 डायमेंशनल एरे में ना देके हम देते हैं 1 डायमेंशनल एरे और 100 दे देते हैं, और एक बार हम फिर से रन करते हैं। तो
तो हमने 1 डायमेंशनल एरे दिया है इस समय, और क्या दिया है कि 100 रैंडम नंबर्स हमको मिलेगा। और इसकी अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 क्रॉस 100 का। तो अब देखो, अब हमें क्या मिल रहा है, हमको स्केल मिली कहाँ से लेके 0.00 से लेके 0.25 समथिंग तक ये रेशियो गया, और ये कहाँ तक जा सकता था, 0.100 तक, ठीक है। और नीचे अगर हम देखें तो हमको क्या मिल रहा है, मीन का जो स्केल था वो हमको मिल रहा है कि ठीक है, मीन वैल्यू 1 थी, उससे +1 और -1 के बीच में जो रेशियो आ रहा था वो ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है, ये थोड़ा दूरी तक जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ और यहाँ पे याद आ रही होगी कि कुछ लोग अगर इस चीज़ को देख रहे होंगे और उनको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद होगा, या अभी इसको देखने के बाद में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले कोड को रन करके देखना, तो कुछ दोनों चीज़ें जो हैं सिमिलर दिखेंगी, यानी कि दोनों के रिजल्ट जो हैं वो बेल टाइप का ही आकार बन के हमको मिल रहा है। तो नेक्स्ट चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इसको अभी के लिए हम कट कर देते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा रिजल्ट ये बन के आया है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा तो है, लेकिन एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मल्टी लाइन कमेंट करते हैं हम जल्दी से, और जल्दी से नहीं, आराम से ही करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं डिफ, और डिफ स्लैश मीन्स की डिफ बिटवीन लॉजिस्टिक एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक डिफरेंस है बहुत मेन, जो कि क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम दूरी तक हमको रिजल्ट देता है। कम दूरी तक देता है का मतलब ये है कि अभी जो हमने ग्राफ देखा उसके अंदर जो एक्स एक्सिस था, मान लो उसकी रेंज बन रही थी कि जो वो बेल का आकार बन रहा था वो -5 से लेके +5 तक बन रहा था। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक सिमटी दूरी तक देता है, लेकिन लॉजिस्टिक जो है ये हमको वो बहुत दूर तक के पॉसिबल एरिया तक को कवर करता है। मतलब कि अगर सेम लोग स्केल और साइज देके हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ क्रिएट करें तो वो हो सकता है -5 से लेके +5 तक के बीच में दे हमको रिजल्ट। लेकिन वही चीज़ अगर हम लॉजिस्टिक के अंदर रखेंगे तो वो हो सकता है -10 से लेके +10 के बीच में हमको दे रिजल्ट, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले कि लॉजिस्टिक जो है ये नॉर्मल के कंपैरिजन में थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस तक रिजल्ट देता है। अपने तरीके से लिख सकते हो, मैं ये समझने के लिए, समझाने के लिए अपने शब्दों में लिख दे रहा हूँ। आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा है उस तरीके से लिख सकते हो उसको और देख सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो या लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों में जो मीन पॉइंट का पीक होता है, जो बेल यानी कि बीच वाला जो हिस्सा है, जीरो के इर्द गिर्द का हिस्सा, वो दोनों में सिमिलर टाइप का दिखेगा। लेकिन केवल और केवल डिफरेंस आएगी जो दोनों लेफ्ट और राइट साइड के कॉर्नर वाला रिजल्ट होगा उसमें। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लॉजिस्टिक एंड नॉर्मल बोथ सेंटर पॉइंट रिजल्ट विल बी लाइक सेम। ठीक है, कुछ मैं हिंदी में लिख दिया हूँ और ये एक लाइन मैंने इंग्लिश में लिख दी है, कोई नहीं। मतलब यही है कि लॉजिस्टिक और नॉर्मल का सेंटर पॉइंट जो है वो कुछ एक जैसा दिखता है। ठीक है, ये तो हमने बातें कर ली। हम क्या करते हैं, हम ऊपर चलते हैं और जो अभी हमने ये काम किया हुआ है इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, हम plt.show को सेम एज इट इज़ रहने देते हैं और यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, जो हमने ये लॉजिस्टिक क्रिएट किया था इसी का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम साइड बाय साइड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का ही मेथड यूज करके ग्राफ शो करके देखते हैं कि साइड बाय साइड दोनों में कितना अंतर आ रहा है। तो sns.distplot और डिस्ट प्लॉट के अंदर हम पहले तो लॉजिस्टिक वाला ही रख देते क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था, तो इसको रखते हैं एंड हिस्ट को हम क्या करते हैं, फॉल्स कर देते हैं। ये तो हो गया पहला।
ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पे एक चीज़ और क्या देनी है, लेबल। याद होगा हमने पहले भी इस तरीके के 2 साइड बाय साइड कंपैरिजन किए हैं, वहाँ पे लेबल इसलिए देते हैं सो दैट कि हमको राइट कॉर्नर पे नाम दिख जाए कि कौन से कलर का लाइन किस लिए यूज हुई है। तो ये हमारी हो गई लॉजिस्टिक के लिए, और इसके ठीक ऊपर हम बना लेते हैं हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो डिस्ट प्लॉट, और इसके अंदर आर डॉट हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि कॉपी पेस्ट करते हैं और लॉजिस्टिक की जगह सिंपली क्या लिख देते हैं, नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और दोनों के अंदर क्या था, पैरामीटर्स सेम थे कि मीन देना था, स्टैंडर्ड डेविएशन देना था और हमको साइज देनी थी। ठीक है, एक चीज़ गलत क्या है यहाँ पर कि हम केवल देते हैं 100 तक दोनों को 1 डायमेंशनल एरे की वैल्यू, और यहाँ पे भी हिस्ट को हम फॉल्स कर देते हैं, हिस्ट इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, फाइनली हो गया है सारा काम हमारा। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको रन करते हैं कोड को, और फाइनली हम साइड बाय साइड ये देख लेते हैं जो अभी तक हम इतनी देर से थ्योरी के पोर्शन में बात कर रहे थे कि दिमाग में सोचो दिमाग में सोचो, उसको हम ग्राफ में देखते हैं। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जब हमने तीनों पैरामीटर दे के, दैट मीन्स कि मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन और हमारी मैट्रिक्स दी है, और हम रिजल्ट देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है रिजल्ट में कि जो हमारा लॉजिस्टिक था वो कौन से कलर का है, ग्रे कलर का, सॉरी ऑरेंज कलर का, और जो हमारा नॉर्मल है वो है किस कलर का, ब्लू कलर का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का दायरा दिख रहा होगा कि कम दायरे में, जैसा हमने बात की कि -5 से लेके +5 तक के बीच में, सही बैठ गया, हमने 100 तक का दिया था। और वहीं पर जो लॉजिस्टिक है वो क्या कर रहा है कि सेंटर पॉइंट तो एक जैसा कुछ दे रहा है, लेकिन ये क्या कवर कर रहा है, करीबन उससे डबल, जितना नॉर्मल कर रहा था उससे ज़्यादा डबल दूरी कर रहा है। इसी में अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें, क्या करते हैं, हम इसको कट करते हैं ग्राफ को, और पहली चीज़ तो हम यहाँ पे भी लेबल दे देते हैं। खैर ये लेबल ना देने की वजह से ये तो समझ में आ गया होगा कि हाँ वाकई में लेबल क्या काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं नॉर्मल। ठीक है, हमने मीन दे रखा था 1, स्केल भी दे रखा था। मान लो कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्केल देते हैं और हमारा जो लॉजिस्टिक है इसमें हम 1 देते हैं, और नॉर्मल वाले में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है 2। और एक बार हम इसको रन करके फिर से देखते हैं कि रिजल्ट में क्या फ़र्क पड़ रहा है। इस तरीके के क्या कहते हैं, सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर करके खुद से कई सारे कोड को देख सकते हो कि वो रिज़ल्ट क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। ओके, हमको एक एरर मिला है, और एरर क्या मिला है कि टाइप एरर है, डिस्ट प्लॉट गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड। ओके, हमने लेबल की स्पेलिंग गलत कर दी है। ठीक है, एक बार हम फिर से रन करते हैं। तो मैं बात क्या कर रहा था कि नॉर्मल के अंदर हमने स्केल दिया है 2 और लॉजिस्टिक के अंदर हमने स्केल दिया है 1। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि जो नॉर्मल का दायरा है वो थोड़ा सा कम हो जाए, सॉरी मीन्स कि बढ़ जाए, क्योंकि हमने क्या बात की थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3 स्केल हैं इसके, 1, 2 और 3। 1 का मतलब है, जैसे कि हमने क्या किया, ग्राफ कहाँ गया, ये रहा। हमने क्या किया, जो लॉजिस्टिक था उसका हमने यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक जो है इसकी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दिया था, तो वो कहाँ तक दे रहा था, यहाँ तक। और वही चीज़ जब हमने नॉर्मल को स्केल क्या किया, 2 किया। स्केल 2 करने का मतलब क्या हुआ कि जो वो -5 से लेके +5 तक का दायरा था वो थोड़ा सा और बढ़ गया। मैंने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन को जाके सर्च करके थोड़ा सा पढ़ना, स्केल के बारे में पता चलेगा कि जब हम 1 देते हैं दैट मीन्स कि उसका रेशियो जो है लगभग 67% कुछ होता है। मतलब कि हम कोई रिजल्ट अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें से हमें रिजल्ट मिलेगा 67% कुछ तक के दायरे का। यानी कि हम अगर स्कूल में 100 बच्चे हैं क्लास में, तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन 1 रख रहे हैं तो हम करीबन 67% तक का रिजल्ट पाएंगे। जब 2 रख रहे हैं तो 95% तक का हमको रिजल्ट मिलेगा, और जब हम 3 रखेंगे तो 97% कुछ मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ है कि हमने क्या किया कि जो लॉजिस्टिक था और जो नॉर्मल था उन दोनों का रेशियो जो यहाँ पे एक्स एक्सिस में था वो लगभग एक जैसा है। इसके लिए हमने नॉर्मल को 2 कर दिया और लॉजिस्टिक के स्केल को 1 कर दिया।
इसको थोड़ा और इधर उधर करके और चेक कर सकते हो कि ये क्या कर रहा है और क्या क्या अंतर हो रहा है, तो इससे थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको आउटपुट दिख रहा है तो आप आउटपुट को अलग अलग चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि अच्छा क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या नहीं फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं खींचते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसको कमेंट करके बता सकते हो, और इसको थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए सर्च करके थोड़ा और इसकी थ्योरी को देख सकते हो। बट ओवरऑल हम अभी प्रोग्रामिंग में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इसलिए अभी हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींच रहे हैं। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है उसको कमेंट करके मुझे बताओ। और साथ ही पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन से होते हुए डेटा साइंस तक जाने के लिए, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए चैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पॉपुलर वीडियोस के नीचे अभी मैंने ज़ेंगो के बारे में पढ़ाना चालू किया था। ज़ेंगो की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा 1 बाय 1 मैंने सीरीज़ में लगा रखे हैं। इसी के अलावा नमपाई एरे से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर बना रखा है। ऑनलाइन पाइथन क्लास मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लासेस के लिए, लेकिन अगर पाइथन और अच्छे और डीप में पढ़ना है तो नीचे एक फुल पाइथन बेसिक एंड एडवांस कोर्स मिलेगा, इसको देख सकते हो। इसके अंदर 35 प्लस वीडियोस मैंने बना रखे हैं, बेसिक से लेके एडवांस प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी। इसके अलावा नीचे गिटहब और कुछ और भी फाइलें हैं, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ भी VS कोड से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड जो भी आता है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इसके अलावा आगे चल के मैं एक प्रोग्रामिंग न्यूज़ करके भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो बेहतर देखने के लिए, रिस्पांस के लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, लगा रखा है। इससे बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना, और पाइथन से होकर डेटा साइंस तक जाने में भी आसानी मिलेगी। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियोस कैसे लग रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।